हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन डॉट अकेडमी पर। अपनी इस वीडियो लेक्चर में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 1 शीत युद्ध के दौर के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता। इसके बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर दो ध्रुवीयता को किस तरीके से गुटनिरपेक्षता ने चुनौती दी। तो विद्यार्थियों, गुटनिरपेक्षता के बारे में अगर हम बात करें तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना। यह दोनों महाशक्तियों के गुटों में सम्मिलित न होने एवं अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करते हुए विश्व राजनीति में शांति व स्थिरता के लिए क्रियाशील रहने का आंदोलन है। यह उचित अथवा अनुचित का फैसला किसी गुट अथवा बड़े राष्ट्र के दबाव में न करके स्वविवेक से करता है। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद अथवा तटस्थता नहीं है, बल्कि गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से राष्ट्र हित में निर्णय लेने से है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो गुटनिरपेक्षता है उसका क्या अभिप्राय है, यानी कि जब हमने ये देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभरी, जिसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरी सोवियत संघ थी। बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अन्य देशों को अपने खेमे में शामिल करने का प्रयास किया। इससे पूरा का पूरा विश्व दो खेमों में, यानी कि दो ध्रुवों में, दो पोलर रीजन्स में डिवाइड हो गया। और इस वजह से कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने उन दोनों गुटों से अलग रहने का प्रयास किया और उन्होंने अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण किया। और इसी के अंतर्गत हमने गुटनिरपेक्षता के संदर्भ को समझा। हालांकि इसके पीछे तमाम तरह के प्रयास किए गए और इसी संदर्भ में हमने देखा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी स्थापित किया गया। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ही देन गुटनिरपेक्षता की नीति है। अब हम देखेंगे कि आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम अंग्रेजी में नाम भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि यह राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया कि वे विश्व के किसी भी शक्तिशाली गुट के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। यह विकसित देशों के हितों की तुलना में तृतीय विश्व के देशों की सामूहिक राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच का कार्य करता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमने यह समझा कि यह दोनों गुटों से अलग ऐसे स्वतंत्र हुए राष्ट्रों का एक क्या था, मंच था, अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार से कह सकते हैं मंच था, जहां पर वे अपने आर्थिक और राजनीतिक जो चिंताओं थी उनकी अभिव्यक्ति कर सकते थे। क्योंकि ये वे देश थे जिन्हें तृतीय विश्व कहा गया, तीसरी दुनिया का देश कहा गया, और इनकी जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी वो उतनी बेहतर नहीं थी, यानी कि इन्हें अल्प विकसित की श्रेणी में रखा गया था। अब इसके पीछे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास के बारे में जानेंगे, जिसका परिणाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास। आइए विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या, कैसे उभरा और इसके पीछे किस तरीके के कारण रहे। तो हमने देखा दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा नए स्वतंत्र हुए देशों, जिनमें एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के देश शामिल थे, के अस्तित्व में आने के साथ एक नवीन समस्या उत्पन्न हुई। यह समस्या इन नवगठित देशों के आर्थिक तथा राजनीतिक विकास की थी। शीत युद्ध के दौरान इन नवोदित देशों की रुचि किसी भी गुटबाजी से दूर रहकर अपने आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे के विकास में थी। एक समान विचारधारा की वजह से इन विकासशील देशों के नेताओं ने एक सार्थक तटस्थता की नीति अपनाई के संबंध में विचार विमर्श प्रारंभ किया।
सन 1955 के बाडुंग सम्मेलन में इस आशय के प्रस्ताव को घोषित किया गया। सन 1956 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो तथा मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने मिलकर यह बात दोहराई और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो तथा घाना के वामे एनक्रुमा ने इसका प्रबल समर्थन किया। और इनके प्रयासों से सन 1961 में हमने देखा कि एक गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का इसकी स्थापना हुई और इसमें 1961 में पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया। उस समय इसमें 25 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया, यानी कि 1961 में इसके सदस्य देशों की संख्या 25 थी। अगर इसमें कुछ एक दो शब्दावलियां ऐसी हैं जिसके बारे में आपको समझना जरूरी है बच्चे। उपनिवेशवाद के बारे में बात की गई है। तो उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि उपनिवेशवाद का अर्थ ये है कि जब कई बार कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र क्या करता है, किसी दूसरे जो है कमजोर राष्ट्र के भूभाग पर अपने हितों के लिए, यानी कि उसके भूभाग पर क्या करता है, अपना प्रभाव स्थापित करता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। वहाँ पर कच्चे माल की जो प्राकृतिक संसाधन कच्चे माल के रूप में मिल रहा होता है उसको अपने हित में प्रयोग करने के लिए, तो इसे हम उपनिवेशवादी व्यवस्था कहते हैं। और ये इसके क्रम में हमने देखा कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सारे ऐसे देश थे जो उस औपनिवेशिक शासनकाल से मुक्त हुए थे। अब हम देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से अब हम देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों को। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक सदस्य थे, हालांकि हमने पहले बात कर ली है, थोड़ा सा इस पिक्चराइजेशन के माध्यम से हम देखते हैं कि नॉन अलाइंड जो मूवमेंट था जिसके फाउंडिंग फादर्स थे वो कौन कौन थे। तो सबसे ऊपर देखिएगा, जो ऊपर बीच में आपको तस्वीर दिख रही है वो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। बाकी अन्य देशों के जो राष्ट्रपति हैं उनकी बारे में बात करते हैं। इसमें घाना के वामे एनक्रुमा थे, उसमें मिस्र के आपको पता है गमाल अब्दुल नासिर थे, इंडोनेशिया के अहमद सुकर्णो थे, जबकि यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो थे। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। अब हम विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलनों के बारे में बात करते हैं कि आखिर महत्वपूर्ण गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कौन से थे। हालांकि अभी तक कुल मिलाकर 18 गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, बट इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलनों की ही बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। इसमें ये सर्बिया में है, ये शहर आपको पता है कि ये जो शहर बेलग्रेड है वो सर्बिया में है और उस समय 25 सदस्य देश शामिल थे। 14वां जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन है सन 2006 में हवाना क्यूबा में हुआ था। इसमें 116 सदस्य देश शामिल थे और इसमें 15 पर्यवेक्षक देश थे जो कि ऑब्जर्वर कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, जो बाहर से वहाँ पर किसी भी प्रकार की एक प्रकार से फंडिंग करते हैं या फिर उनको सहायता देने का काम करते हैं। 15वां जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन है सन 2009 में शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। इसमें 120 सदस्य देशों ने भाग लिया था। उसके बाद 16वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सन 2012 में तेहरान ईरान में हुआ था। इसके बाद अभी हाल ही में 2019 में 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था। ये एक बाकू, अजरबैजान का एक शहर है बाकू, वहाँ पर हुआ था और इसमें कुल 120 सदस्य देश शामिल हुए और इसके जो ऑब्जर्वर देश थे यानी कि पर्यवेक्षक देश थे वो 17 थे। ये तो हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलनों के बारे में। अब हम देखेंगे, कई बार ये कहा जाता है
कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है या जो गुट निरपेक्षता है, कई बार ये कहा जाता है कि वो पृथकतावाद और तटस्थता में अंतर है। तो वो अंतर कैसे है गुट निरपेक्षता में, पृथकतावाद और तटस्थता में, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि जो पृथकतावाद है इसका अभिप्राय स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र से अलग रखना है। यानी कि इसको एक उदाहरण से अगर हम समझें तो हमने 1787 में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ और वहाँ पर स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही थी, उसके बाद से हमने देखा कि उसने प्रथम विश्व युद्ध तक अपने आप को बिल्कुल किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय घटना, चाहे वो युद्ध हो, आपसी विचार विमर्श हो, उनसे बिल्कुल अलग थलग रखा। तो ये अर्थ होता है पृथकतावाद का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र से आप बिल्कुल अलग रखते हैं अपने आप को। दूसरी बात तटस्थता की आती है, तो इसका अभिप्राय मुख्यतः युद्ध में सम्मिलित न होने की नीति का पालन करना होता है। तटस्थता की नीति का अनुसरण करने वाले देश के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह युद्ध समाप्त करने में सहायता करे। ऐसे देश युद्ध में शामिल नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। तो जब हम तटस्थता की बात करते हैं तो इसका सामान्यतः अर्थ हमने क्या लिया है कि यहाँ पर क्या होगा, वो किसी भी प्रकार के युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे, युद्ध को सही या गलत ठहराएंगे नहीं, और न ही वो युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये तटस्थता है। और दूसरी बात, जब हम गुट निरपेक्षता की बात करें तो गुट निरपेक्षता इन दोनों से बिल्कुल अलग है। उसमें क्या होता है, गुट निरपेक्षता की नीति का जो अनुसरण करने वाले देश होते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, हमने देखा कि ये कई बार युद्ध में शामिल हुए हैं। ये देश, इन देशों ने दूसरे के बीच युद्ध में होने से टालने के लिए भी काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए भी प्रयास किया है। यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने वाले लोग सार्थक तटस्थता की बात करते हैं, बट वो तटस्थता की बात नहीं करते हैं। सार्थक तटस्थता का अर्थ ये होता है कि अगर दो ग्रुप के बीच में, दो समूहों के बीच में, दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है, तो अगर बाहर से कोई देश उनके बीच आपस में एक संतुलन की व्यवस्था बनाने का कार्य कर सकता है, युद्ध को रोकने का प्रयास कर सकता है, खत्म करने का प्रयास कर सकता है, तो वो उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। यहाँ पर ये सार्थक तटस्थता थी। तो गुट निरपेक्षता के अंतर्गत हमने देखा कि वे देश जो इसमें जो शामिल देश हैं वो क्या प्रयास करते हैं, युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं, युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं, यानी कि युद्ध के अंत के लिए भी प्रयास करते हैं, उसको खत्म करने के लिए भी प्रयास करते हैं, और कई बार युद्ध में शामिल होते हैं। तो ये आज हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था दो ध्रुवीयता की को चुनौती, गुट निरपेक्षता। तो किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों के उभरने पर जब विश्व दो भागों में बंट गया था, तो गुट निरपेक्षता ने किस तरह से जो है एक विकल्प दिया उन देशों के लिए जो उपनिवेशवादी व्यवस्था से क्या हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे, और उन्हें यह आशंका थी कहीं ऐसा ना हो कि इसमें वो देश शामिल थे जिसमें मैंने बात करी कि पश्चिमी एशिया, इसमें आपके एशिया के देश शामिल थे, दक्षिण अफ्रीका के देश शामिल थे, लातिनी अमेरिका के देश शामिल थे, और ये देश क्या थे, उसी वक्त जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हो रहे थे, न जो उपनिवेशवादी शासन थे उससे मुक्त हुए थे, और उन्हें भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो प्रयास कर रहे थे कि इन दोनों ही गुटों से, इन शक्तिशाली गुटों से अलग रहा जाए और अपने लिए एक स्वतंत्र नीति, विदेश नीति बनाई जाए, जहां पर वो अपना विकास बेहतर तरीके से कर सकें। और वो ये भी जानते थे कि अगर वो दोनों गुटों से अलग रहते हैं तो उस परिस्थिति में उन दोनों ही गुटों के द्वारा क्या किया जाएगा, उनको पर्याप्त जो है सहयोग किया जाएगा। अगर वो किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो दूसरा गुट कहीं ना कहीं जो विरोधी गुट होगा वो उन पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा, या वो उस सहयोग को या लाभ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी गुट निरपेक्षता। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज होगी, अब उसमें हम नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ भारत और शीत युद्ध के बीच क्या संबंध रहे, किस तरीके का माहौल भारत का शीत युद्ध के दौरान रहा, इन दो टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल्स। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग. Please like, share and subscribe my channels and Dot Academy.